क्या छत्रपति शिवाजी महाराज लुटेरे थे? क्या महाराणा प्रताप इतने कमजोर थे कि उनको छुप कर हमला करने की आवश्यकता पड़ी? क्या पृथ्वीराज चौहान गद्दार थे? अगर नहीं तो ये सब हमारी हिस्ट्री बुक्स में क्यों दिखाया गया है, उनका तात्पर्य क्या है, उसके बारे में हम आगे वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो ये सब जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहे। नमस्कार, मैं महंत पृथ्वीराज आप सभी लोगों का हमारे इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। आप सबको जो इंट्रो में दिखाया है कुछ सवालों के बारे में और कुछ बुक्स के बारे में, उस बुक्स के बारे में और उन सवालों के बारे में हम आगे वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में चर्चा करेंगे और इस वीडियो बनाने का तात्पर्य क्या है उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और टॉपिक से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा ये पूरा का पूरा वीडियो हिस्ट्री पर, इतिहास पर निर्भर है। इसके लिए आपको पहले ये जानना जरूरी है कि इतिहास हम तक पहुंचता कैसे है। तो इसके 3 तरीके हैं। पहला पुरातत्व, दूसरा शिलालेख और तीसरा ओरली, मतलब हम जो बात करते हैं उस तरीके से। तो पहला जो पुरातत्व है, पुरातत्व यानी कि प्राचीन समय में कोई भी ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर कई ऐसी चीजें हो जो किसी न किसी घटनावश या किसी कारणवश जमीन के नीचे दब गई हो, और आज के समय में अगर हम उसको निकाल कर उसके ऊपर रिसर्च करते हैं तो हमें उसका टाइमलाइन का पता चलता है और हमें उसका सामाजिक व्यवस्था या फिर क्या व्यवस्था थी उसके बारे में पता चलता है। और लेकिन उससे पहले एक बात जाननी जरूरी है कि पुरातत्व तार्किक होता है। तार्किक मतलब क्या कि अगर एक एग्जांपल मैं आपको दूं तो अगर मैंने भगवत गीता पढ़ी और मुझे जो भी समझ में आया, थोड़ा थोड़ा भी जो भी समझ में आया, वो ज्ञान मैं आप सबको दूं अपनी तार्किक बुद्धि से। यानी कि मैंने गीता का एक तार्किक अंदाज आपको दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जो भी समझा वही गीता में कहना चाहते हैं। शायद गीता कुछ अलग भी कह रही हो, ये मतलब सबकी बुद्धि अलग अलग होती है। तो ये एक सिर्फ पुरातत्व एक तार्किक अंदाज देती है। अब आता है शिलालेख। तो शिलालेख यानी कि पत्थरों पर या फिर दीवारों पर नक्काशी द्वारा दिखाया गया इतिहास। क्योंकि प्राचीन समय के अंदर राजा लोग अपनी कहानियां, अपनी शौर्य, अपनी वीरता की कहानियां पत्थरों पर कुतवाते थे, नक्काशी द्वारा पत्थरों पर बनवाते थे और पूरे देश के अंदर और पूरे साम्राज्य के अंदर उसको रखवाते थे अलग अलग जगहों पर। तो इसी तरीके से हमको शिलालेख मिलता है और ये थोड़ा ऑथेंटिक होता है क्योंकि हम इस पे रिसर्च करके पता लगा सकते हैं इसके हिस्ट्री के बारे में कि इसका टाइमलाइन क्या है, और दूसरी कुछ कहानियों से हम इसको मैच करके पता लगा सकते हैं कि ये कितना ऑथेंटिक है। मतलब ये जो शिलालेख वाला तरीका है ये ऑथेंटिक ज़्यादा है। आप इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं। अशोक स्तंभ है, अशोक शिलालेख है, ये बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स है। और तीसरा है ओरली यानी कि हमको हमारे पापा ने जो हमारे भारतीय संस्कृति के बारे में स्टोरियाँ सुनाई है, हमारे रिचुअल्स के बारे में, हमारे कल्चर के बारे में जो सुनाई है वो, और वो भी ऑथेंटिक है क्योंकि वो है परंपरागत चलता आया है। गुरु ज्ञान, गुरु पद्धति कह लो, गुरु परंपरा कह लो, उस तरीके से ये ज्ञान हम तक पहुँचता है। इसका मतलब कि ये भी ऑथेंटिक है। और ये मैंने आपको क्यों बताया वो आपको वीडियो में पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, इंडो आर्यन माइग्रेशन। इस बुक के अंदर मैं जितने भी टॉपिक लूंगा ये इस बुक में दिखाया गया है और इसी बुक में से टॉपिक मैं आपको दिखाऊंगा और उसका सच्चाई भी थोड़ा सा, मतलब जितना मुझे पता है मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो शुरू करते हैं पहले टॉपिक से, इंडो आर्यन माइग्रेशन। तो इस बुक के अंदर दिखाया गया है कि आर्यंस लोग हैं वो विदेश से भारत के अंदर स्थानांतर करके आए हैं। भारत में पहले साउथ इंडियंस जो आज के हैं उनका राज हुआ करता था, लेकिन आर्यंस लोग बाहर से आकर उनको हराकर उनको साउथ की ओर धकेल दिया और आर्यंस ने अपना साम्राज्य नॉर्थ में स्थापित कर दिया। और ये किस बेस पर कह रहे हैं? तो उसका आधार है पुरातत्व। इनका कहना है कि बाहर मध्य एशिया में, और हाँ ऐसी 2-3 कहानी है। एक तो ये लोग ये भी कहते हैं कि मध्य एशिया से आए हैं, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मध्य ईरान से आए हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पुरातत्व मिले हैं, कुछ प्राचीन ऐसी चीज़ें मिली है जो ऐसा बताती है कि आर्य संस्कृति वहाँ पर हुआ करती थी। मतलब आज आप लोग इन लोगों की समझदारी देखिए
ये जितने भी वामपंथी इतिहासकार है, जितने भी वामपंथी इतिहासकार हैं, उनकी समझदारी देखिए किस तरीके से छुपाया गया है अखंड भारत को। अरे भाई, भारतीय लोग वहां पर रहते थे तो वहां पे पुरातत्व तो मिलेगा ही ना, क्योंकि भारतीय सीमा सबको पता है कि कितनी दूर दूर तक फैली हुई थी। अखंड भारत का हिस्सा कितना था ये सबको पता ही है। आज ईरान से लेकर इधर पूरा मंगोलिया के आगे के साइड, यहाँ पे ऊपर रसिया का आधा हिस्सा, सब कुछ भाई भारत, अखंड भारत में आता था। लेकिन इन वामपंथी इतिहासकारों का मानना यह है कि आज का जो भारत का नक्शा था प्राचीन समय में भी वही था। आप इनका मतलब सेंस देखिए भाई, कौन सा लॉजिक है इसके पीछे, कौन सा लॉजिक है कि आज का जो भारत का हिस्सा है, आज का जो भारत का मैप है वही प्राचीन समय में होगा। आज की डेट की भी हम बात करें आजादी के बाद, तो आपको जो नेपाल अलग दिख रहा है, ऊपर का हिस्सा तिब्बत अलग दिख रहा है, तो वो अलग क्यों है? नेहरू जी के कारण। चलो नेहरू जी के बारे में हम अलग से बात करेंगे, अलग टॉपिक लेंगे, उसके बारे में अलग वीडियो बनाएंगे। बात करते हैं हैदराबाद की। हैदराबाद भारत का हिस्सा नहीं होता अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जाकर इसको संभाला नहीं होता, तो कश्मीर हमारा हिस्सा इतना आज है उतना भी नहीं होता अगर सरदार पटेल जी ने वहां पे जाके उनको मनाया ना होता। तो फिर वामपंथी इतिहासकार तो वो भी कहते हैं कि कश्मीर से भारतीय अंदर आर्य लोग आए थे क्योंकि वहां पर हमारे पुरातत्व मिले हैं। भाई किस हिसाब का लॉजिक है ये? बिल्कुल भी मैच नहीं खाता है। अखंड भारत था, वहां पर हमारे लोग पहले से ही थे, रहा करते थे, आज भी वहां पर जो लोग हैं वो। तो इस टॉपिक को यहीं पे अंत करते हैं, अगले टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक है विदेशी आक्रमणकारियों को महान दिखाना और हमारे अपने भारतीय राजाओं के खिलाफ, उनके सामने, उनके विरुद्ध हमारे मन में घृणा उत्पन्न करना और हमारे भारतीय राजाओं को कमजोर दिखाना। शुरुआत करते हैं पृथ्वीराज चौहान से। पृथ्वीराज चौहान के बारे में इसमें यह दिखाया गया है कि जो मोहम्मद गजनी था उसने जब पहली बार आक्रमण किया था तब पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गजनी को हरा दिया था। लेकिन पृथ्वीराज चौहान की बेदरकारी के कारण मोहम्मद गजनी वापस गया। उसने 1 साल के अंदर अपनी पूरी सेना फिर से तैयार कर दी और फिर जाके पृथ्वीराज चौहान को उसने हरा दिया। और उसके बाद यही इतना ही नहीं, उसके बाद दिखाया यह गया है, इसके बाद वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें यह दिखाया गया है कि पृथ्वीराज चौहान को उसने उसका राज्य फिर से राज करने के लिए दे दिया और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु का कारण क्या दिखाया गया है कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गजनी के अंदर रहते हुए कुछ षड्यंत्र रचा, जिसके कारण मोहम्मद गजनी ने उसको सजाए मौत दे दी। लेकिन सत्य सबको पता ही है कि मोहम्मद गजनी ने युद्ध के नियम को तोड़ते हुए संध्या काल के बाद में आक्रमण किया और उन सबको बंदी बनाकर वो अफगानिस्तान ले गया। और उसके बाद की स्टोरी आपको पता ही है क्या क्या हुआ था। वहीं पे किसी दरगाह के आगे जहां पे चंपल निकालते हैं, वहां उसके नीचे जमीन के अंदर पृथ्वीराज चौहान की अस्थिया को गाड़ दिया गया था। लेकिन ये वामपंथी इतिहासकार है ना भाई, इन सभी मुगलों को सेक्युलर दिखाने की कोशिश करते रहते हैं, सभी को महान दिखाते हैं। इनके हिसाब से सभी मुगल जो है वो सर्वधर्म प्रेमी है, मतलब कि वो सभी धर्मों से प्यार करते हैं, ये दिखाना चाहते हैं। उसके बाद हम बढ़ते हैं महाराणा प्रताप की ओर। महाराणा प्रताप कितने सूरवीर थे आप सबको पता है। लेकिन बुक में क्या दिखाया गया है कि जब अकबर ने महाराणा प्रताप के ऊपर हमला किया था तब महाराणा प्रताप पीछे हट गया और उसके बाद युद्ध करते करते समय वो छुप गया। और उसके बाद जब दिल्ली सल्तनत पर कई जगहों से आक्रमण हुए तब अकबर को फिर से दिल्ली की ओर प्रस्थान करना पड़ा और उसी के मौके का फायदा उठाकर महाराणा प्रताप ने अपने राज्य को फिर से हासिल कर लिया। अंदर ये दिखाया गया है, मतलब दिखाना क्या चाहते हैं कि मौके का फायदा उठाकर महाराणा प्रताप ने अपने राज्य को वापस लिया। उनके वीरता के बारे में बात नहीं की गई है, लेकिन आप सबको पता ही होगा कि वो कितने वीर थे। ये वही राजा है जिसने दुश्मन को ऊपर से लेके उसके घोड़े समेत बीच में से काट दिया था। और मतलब इन सबको ना कमजोर दिखाना है, हमारे राजाओं को कमजोर दिखाना है। अब हम आगे बढ़ते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर।
छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में इन्होंने क्या दिखाया है। एक तो सबसे पहले कि पूरे भारत के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज सबसे प्रिय है, महाराणा प्रताप सबसे प्रिय है और पृथ्वीराज चौहान भी सबसे प्रिय है। इसलिए इनके खिलाफ इन्होंने बहुत सारी ऐसी भड़काऊ चीजें लिखी है जो आप अगर खुद भी पढ़ोगे तो आपको भी गुस्सा आएगा, ये क्या लिख रहे हैं ये लोग। छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में बात करते हैं तो उनके आसपास के राज्यों के जो हिंदू राज्य थे उनके साथ उनके संबंध के बारे में इसमें बताया गया है कि उनके संबंध आसपास के हिंदू राज्यों के साथ अच्छे नहीं थे। क्यों? क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज अपने आसपास के हिंदू साम्राज्यों में लूटते थे और उन पर अत्याचार करते थे। इसमें यह दिखाया गया है, लूटते थे लेकिन किन को लूटते थे? विदेशी हमलावरों को लूटते थे। लेकिन भाई इन लोगों ने तो छत्रपति शिवाजी महाराज को लुटेरे का टैग ही दे दिया है। मतलब सोचिए ये हमारे अंदर कौन सी ऐसी सोच उत्पन्न करना चाहते हैं, किस प्रकार से हमें ये मतलब हमारे ही अपने भारतीय राजाओं के खिलाफ उनके लिए उनके सामने घृणा पे उत्पन्न करवाना चाहते हैं जिससे कि हम अपनी भारतीय संस्कृति के विरुद्ध हो जाए। ये बहुत ही बड़ा प्रोपेगेंडा है। और इन सभी टॉपिकों के बारे में हम बात क्यों कर रहे हैं, इसका तात्पर्य की बात करें तो जो यूपीएससी की एग्जाम्स आती है, यूपीएससी एस्पिरेंट्स जो भी होते हैं वो जब सोशल मीडिया पर सर्च करते हैं बेस्ट सिलेबस फॉर यूपीएससी, तो उसमें मोस्ट रिकमेंडेड जो है वो यही बुक है। उस बुक्स के मैं आपको फोटो मतलब दिखा दूंगा अंदर वीडियो में ही, आप देख लीजिए कौन कौन सी बुक्स है। तो ये वही बुक्स, यही बुक्स आती है जिनमें इतना जहर घुला हुआ है। यही बुक्स मतलब में मोस्ट रिकमेंडेड होती है यूपीएससी के लिए। तो सोच लो अगर कोई यूपीएससी एस्पिरेंट यूपीएससी इन बुकों को पढ़ के यूपीएससी क्रैक भी कर लेगा, आईएएस या फिर आईपीएस अधिकारी बन भी जाएगा, तो उसकी मानसिकता किस प्रकार की होगी। वो पूरा के पूरा नास्तिक बन चुका होगा, भारतीय संस्कृति के खिलाफ हो चुका होगा, भारत के खिलाफ हो चुका होगा और साथ ही साथ उसके अंदर एक कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी पनप रही होगी। तो सोच लीजिए देश के भविष्य के लिए कितना खतरनाक साबित होगा। इसी कारण सर मैं हमारे भारतीय गवर्नमेंट से ये एक विनती करना चाहूँगा कि आप एक ऐसी कमेटी का निर्माण करें जो इन सब के बारे में फिर से रिसर्च करे, इन पे फिर से निरीक्षण करे, जो हमारी हिस्ट्री है उसके बारे में फिर से जांच पड़ताल करे। उसमें जो भी अगर किसी भी बुक के अंदर ऐसा लगता है आपको कि ये भारतीय संस्कृति के खिलाफ है, उनके विरुद्ध है, तो तुरंत ही इस पे बैन लगा दिया जाए। वैसे सच बताऊँ आपको तो ये काम शुरू हो चुका है। क्यों कह रहा हूँ, आप एनसीईआरटी चेक कर लेना, एनसीईआरटी चेक कर लेना। और एक और अच्छा काम किया है गवर्नमेंट ने कि कॉलेजों के अंदर एक नया सब्जेक्ट ऐड किया है जिसका नाम है बीकेएस, भारतीय ज्ञान परंपरा, जिससे हमें अपनी संस्कृति के बारे में पता चलता है। तो ये हमारे गवर्नमेंट का एक ग्रेट मूव है, सैल्यूट है इसके लिए। तो ऐसे ही कुछ और नई वीडियो को लेकर, ऐसे ही कुछ और नए कंटेंट को लेकर आऊँगा जो आपके लिए जानना जरूरी है, कुछ फैक्ट्स के साथ और बहुत सारी इंफॉर्मेशंस के साथ। तो इसी के लिए हमारे वीडियो का इंतजार करें, अगले वीडियो का। और सबसे पहले आपको वीडियो मिले उसके लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर उसके बाजू वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा और हमारे मनोबल को बढ़ाने के लिए नीचे दिए गए लाइक को भी दबा दीजिएगा। जय हिंद।